हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। अपने फ्यूचर के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और ये पूरी आपकी कोशिश है कि आप अपने सिलेक्शन के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा फ्यूचर अपने लिए सुनिश्चित कर सकें। तो आप जानते हैं कि अगर आप टीचिंग प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जब तक आप ये क्वालिफाई एग्ज़ाम जो कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, ये आपका साल में 2 बार होता है। जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं कर लेंगे, ये अनरिज़र्व के लिए 90 मार्क्स का और उसके बाद ओबीसी और अदर कैटेगरी का अलग अलग होता है, लेकिन अनरिज़र्व के लिए आपका 90 मार्क्स का आपका क्वालिफाइंग होता है, जो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी मैं इस जो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर में जो सॉल्व करवा रही हूँ, इसका मैंने सीडीपी का और हिंदी का ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा करके आप जो है उसके बाकी जो रिमेनिंग आपका सीडीपी और हिंदी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सीटेट का जो आपका पेपर आता है उसमें आपको 90 नंबर क्वालिफाइंग करना है, तो जिसमें आपके 5 सेक्शन होते हैं। पाँचों सेक्शन में से सभी सेक्शंस 30-30 नंबर के आते हैं। जैसे आपका ईवीएस का जो सेक्शन है ये 30 नंबर का है, जिसमें 15 नंबर के आपके ईवीएस का जो सिलेबस है उस हिसाब से आते हैं और 15 नंबर की ईवीएस की पेडागोजी आती है। तो चलिए हम अपना आज का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं और जिसमें आपका इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है यानी कि 61 क्वेश्चन नंबर है, उसमें ये है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, इस पर एक प्रयोग कर रहा है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? ये आपका एक प्रश्न है। सीटेट का पैटर्न जो होता है दोस्तों वो इसी तरह का होता है कि क्वेश्चंस आपके बड़े बड़े होते हैं, पढ़ने में ही ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पे ये है कि आपके ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, सभी ऑप्शंस है, तो ऑप्शन बोल करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधे कम टू द पॉइंट पर हूँ। और इसमें यह है कि इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए और बी सही होता है। यानी कि जो आपका ए है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये प्रमोट करता है किसको, पीयर लर्निंग को। और दूसरा, बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, इम्प्रूव करता है सोशल इंटरेक्शन को। तो यानी कि जो समूह बनाते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए और बी है। ऑप्शन सी और डी गलत है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? जिसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4 है, रोट लर्निंग। हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी जो आपके जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है इसमें रोट लर्निंग यानी कि रटने को जो है उसका प्रबल विरोध किया गया है। तो अगर जब भी आपको रोट लर्निंग दिखती है किसी भी ऑप्शन में तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि वो ऑप्शन गलत होगा। मतलब वो रोट लर्निंग गलत है और आपका वो ऑप्शन जो है अगर वहाँ पे चुनना है तो वही ऑप्शन उसका होना चाहिए। तो क्या संकेतक नहीं होना चाहिए? तो रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 63। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने का अवसर देना चाहिए। ये स्व आकलन क्या है? स्व आकलन क्या है? तो यहाँ पे ये है कि सीखने के समान आकलन, सीखने के समान आकलन। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है। आप सभी ने सीडीपी में यानी कि आपकी जो पेडागोजी है उसमें आपने पढ़ा है कि आपका एक सीखने के लिए आकलन होता है, एक आपका सीखने का आकलन होता है, और ये आपका क्योंकि स्व आकलन की बात जहाँ पे आती है, जहाँ पे सेल्फ असेसमेंट की बात आती है, वहाँ पर सीखने के समान आकलन यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। सॉरी, हमेशा याद रखिएगा ये प्रश्न इसी फॉर्मेट में आते हैं और आते ज़रूर हैं। या तो सीखने के लिए आकलन का प्रश्न आएगा, या सीखने का आकलन का प्रश्न आएगा, या स्व आकलन यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। ये दो शब्द याद रखिए, स्व आकलन और असेसमेंट एज लर्निंग। अगर स्व आकलन पूछा जा रहा है, चाहे प्रश्न को किसी भी फॉर्मेट में लाएं, कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा आंसर बना दे, अगर वहाँ पे स्व आकलन की बात है, सेल्फ असेसमेंट की बात है, तो आंसर हमेशा असेसमेंट एज लर्निंग ही होगा। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, जहन में बैठा लीजिए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 64 दोस्तों है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है?
तो उसका जो रेटिंग स्केल में जो किया जाता है वो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इसको सीधे सीधे आपको याद करने की ज़रूरत है कि रेटिंग स्केल की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि मतलब वो जो डेफिनेशंस हैं उसके चक्कर में पढ़ना। तो इन्वायरमेंटल जो है ना डेफिनेशंस के चक्कर में नहीं पड़ता है, आपको एक्सप्लोर करने को कहता है, एलेबोरेट करने को करता है खुद को। तो डेफिनेशन के उसमें छोटे से में मतलब कि बंध जाने को इन्वायरमेंट प्रमोट नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1। और अपना अगला प्रश्न है 66, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक या बच्चों के आकलन के चित्र पढ़ने द्वारा हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, और उसके बाद ABCD के बाद 1 2 3 4 आपका दिया हुआ है कि भाई आपके कौन से ऑप्शन इसमें सही पड़ते हैं। तो यहाँ पे अवलोकन और अभिलेखन यानी कि ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग, बी आपका एक्सप्रेशन यानी कि विश्लेषण, और आपका सी एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग करना। तो मतलब आपका ये तीनों सही हो जा, सी आपका विश्लेषण हुआ, बी आपकी अभिव्यक्ति हुई एक्सप्रेशन। तो अवलोकन है, अभिलेखन है, अभिव्यक्ति है और विश्लेषण है। ये तीनों आपकी चीज़ें आती हैं, प्रयोग करना इसमें नहीं आता है। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें ABC तीनों आते हैं। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 67 है। दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम EVS पढ़ते हैं, जो आपका NCERT से हम उठाते हैं जी EVS पूरा पढ़, क्योंकि क्वेश्चन सारे वहीं से बन के आते हैं। तो क्या होता है कि आप झूम खेती जो है वो पूछा जाता है। एक प्रश्न झूम खेती से आपका 100% आता ही आता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आता है कि मतलब आपने बुक में कोई लाइन पढ़ी, वो डायरेक्ट नहीं आता है, वो हमेशा इसी फॉर्मेट में आता है। तो इसलिए आप जब भी आप इस जो अभी तो हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और जब भी आप खुद से पढ़ते हैं या मैं पढ़ाती हूँ, जब भी आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो आप उसको डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि आज ये 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप जब पेपर देने जाएंगे आएगा तो झूम खेती ज़रूर, लेकिन ऑप्शंस अलग अलग होंगे। तो अगर आपने उसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको फिर उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आप उसको बहुत विस्तार पूर्वक पढ़िएगा, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ करके नहीं निकल जाइएगा। यहाँ पे प्रश्न ये है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका देखिए ABCD 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो जिसमें आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है। तो देखिए आपका B, C और D ये तीनों आपका गलत है। जो सही उत्तर है वो ये है कि एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और आपके जो 3 ऑप्शन हैं B, C और D, इसमें से ये सब गलत हैं। और ऐसा इसलिए है कि आपको इसके लिए अब मतलब ये क्यों गलत है, तो इसको जानने के लिए आपको एक बार इसको डिटेल में झूम खेती को पढ़ना होगा। अभी यहाँ पे हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सीधे हम आपको ऑप्शन केवल बताएंगे। हम अपने अगले प्रश्न पे हैं 68, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया जा गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनवाए हैं। यह घर 2 मंजिले में है, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं, और स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं, इनके पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र किस प्रकार के प्रदेश का भाग है? तो जब हम पढ़ते हैं जो है मतलब हाँ, आपको पता है कि आपका जो EVS थीम है उसमें आपका आवास भी है, आवास आता है। एक थीम आपका EVS का है, आवास है, जिसमें से आप जानते हैं कि आपको जगह जगह पर किस तरह के आवास बनाए जाते हैं, कि कहाँ पर आपका राजस्थान में किस तरह का आवास है, आपका जो है जो आपके बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे कैसा आवास है, जहाँ पे बहुत बारिश होती है कैसा आवास है। तो ये सब कुछ NCERT में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वो सभी हमें पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने, क्योंकि अगर हमें EVS में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो भाई आप जानते हैं कि आपको NCERT बहुत डिटेल में पढ़नी है। हम सभी उन सब का कलेक्शन तो लेके आएंगे ही, लेकिन अगर आप पढ़ना स्टार्ट किए हुए हैं, ऑब्वियसली आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे, तो अब ये जानिए कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, अगर आपने पढ़ा है
तो आप जान गए होंगे डायरेक्ट कि जम्मू कश्मीर है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे जानिए कि इसका करेक्ट आंसर वो जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर इस तरह के घर पाए जाते हैं कि भाई मतलब मिट्टी से, लकड़ी से, चूने से बनाए जाते हैं। 2 मंजिल का होता है, नीचे की मंजिल पे जानवरों को रखा जाता है, ऊपर की मंजिल पे खुद रहते हैं। तो ये सारे जो है जम्मू कश्मीर में बनाए जाने वाले घर हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है कि आदिवासी हज़ारों साल पहले ब्रॉन्ज यानी कि कांसे की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में आपको सही कथन ढूंढना है। तो देखिए ये प्रश्न भी मोस्टली आया हुआ प्रश्न है और ये बार बार रिपीट होता है। आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए जो ब्रॉन्ज है वो कौन सी 2 धातुओं से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का मिलकर के मिश्रण होता है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा क्योंकि पूरे चांसेस होते हैं कि ये रिपीट होता ही होता है और इसी वजह से प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाते हैं। क्योंकि होता ये है कि यहाँ से आप अगर आपने केवल प्रीवियस ईयर ही पढ़ लिया तो एक अच्छा नंबर ऑफ कलेक्शन तो आपको यहीं से मिल जाते हैं क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नारियल, क्वेश्चन नंबर 70, नारियल जो आपका नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ में उबाला जाता है और टैपियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो टैपियोका है वो केरल का होता है प्रसिद्ध भोजन। तो ये भी याद ही करना है, टैपियोका है तो केरल है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको ये चीज़ें याद है तब तो आपको ईवीएस में जो है 28-30 में से पाने से कोई रोक ही नहीं सकता है क्योंकि ये सारे मोस्ट ऑफ द टाइम आज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और साथ ही साथ में आप इजी टू इसके आपके मार्क्स आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 71, आमतौर पर ये माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग से देखते हैं। इसका सही जवाब है काला और सफ़ेद। रात में जो जगने वाले जानवर होते हैं वो उन्हें चीज़ें 2 ही कलर में दिखाई देती हैं, ब्लैक एंड वाइट में। तो ये ऑप्शन है और एकदम करेक्ट ऑप्शन है और साथ में आपको याद करना है ब्लैक एंड वाइट। अगला प्रश्न है केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से सही कारणों को चुनना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पे है कि केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये गलत है। इसको छोड़ करके हमारे तीनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तीनों आपके सही हैं। आपका पहला ऑप्शन है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। आपका सी है केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली मतलब होता है उसमें जो उसमें हवा जाती है ना, वो आपका पोली का शब्द मतलब होता है। अगर आपको कोई और मतलब इसका पता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका डी ऑप्शन है केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, यही पोली शब्द का मतलब होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 73 है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 4 है कि उड़ीसा के उत्तर में है। चलिए यहाँ पर तो झारखंड पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा झारखंड तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मैप से पूछा ज़रूर जाता है, इंडिया के मैप से। तो इंडिया के मैप को जो आपको याद करना होता है और उसकी जो ट्रिक होती है उसका यही ट्रिक होती है कि सबसे पहले आप जो आपका इंडिया का जो मैप होता है उसके आप एकदम कॉर्नर से शुरू करिए, एकदम ऊपर से आप शुरू करिए, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से शुरू करिए और उसके बाद राजस्थान, गुजरात, केरला, बेंगलोर, गोवा, ये सब आप घूमते हुए पहले किनारे किनारे के सारे राज्यों को याद कर लीजिए। पहले आप जब किनारे किनारे के सारे राज्यों को याद कर लेंगे तब बीच के राज्यों को याद करिए। आप देखेंगे बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा और याद करना होगा। और साथ में जब आपको राज्य याद हो जाते हैं तो आप क्योंकि यहाँ पे कोई भी राज्य पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में झारखंड है, लेकिन आपसे कोई भी राज्य उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है और ये एक प्रश्न मैप से आता ही आता है। तो इसको सही करना है तो इंडिया का मैप आपको याद होना चाहिए और इंडिया के मैप से ही क्वेश्चन आता है। वर्ड का नहीं याद करना है, ओनली इंडिया का याद करना है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। आपको बताना है कि पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। तो पेट्रोलियम से डीजल, मोम और ग्रीस, ये तीनों मिलते हैं। जो नहीं मिलता है वो है कोयला। तो पेट्रोलियम से कोयला नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा को मनाए जाने वाले जो त्यौहार हैं वो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है।
बस और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर है? ये भी आपके मैप का ही प्रश्न है। जब आप इंडिया का मैप याद करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा तो कि मतलब अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें याद मतलब आपका ये तो एक प्रश्न है, लेकिन मैप आपको मैप से 2-3 प्रश्न मिलते हैं। 2-3 नंबर के प्रश्न आपको मैप से मिलते हैं। यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, कर्नाटका, केरला और गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा 77 क्वेश्चन है कि ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो ये जो पूरा प्रश्न है आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको पूरा मैप बनाना पड़ेगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जब आप इस पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे, पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर नंबर 1 दक्षिण पूर्व, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस पूरे प्रश्न को पढ़ करके यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको मैं ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब कुछ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। वहाँ से आप पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आप ले सकते हैं और इनको आपको खुद से पढ़ना होगा। एक एक चीज़ को जैसा जैसे प्रश्न कह रहा है, इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि प्रश्न अगर कह रहा है आपसे कि आप x पर स्थित है तो आप एक बिंदु बनाइए, वहाँ पर x लिख लीजिए। फिर कह रहे हैं कि आपका विद्यालय y पर स्थित है, ठीक बात है, एक y पर स्थित है। अब आपके पास आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ये भी ठीक बात है। अतः आप a पर पाए जाते हैं, फिर उसके x के उत्तर में जा रहा है, इतना किलोमीटर दूरी पर है, फिर b से पूरब में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता चला जा रहा है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बस क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसके बाद अपना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जितना मीटर कह रहा है बस अपनी रेखा को आगे बढ़ाते जाइए। आप देखेंगे आपका प्रश्न यूँ सॉल्व हो जाएगा। तो बस इस एक प्रश्न का तो उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, लेकिन हम जानते हैं कि यही प्रश्न तो आएगा नहीं। हाँ, दिशा का प्रश्न ज़रूर आएगा। तो इसलिए इस प्रैक्टिस के लिए आपको बस प्रश्न की परिभाषा समझनी है, जो प्रश्न लैंग्वेज जो है आपके, उसको लैंग्वेज को समझना है और उसको पेपर पे बना के सॉल्व करना है, एंड देन आपका आंसर आपके सामने हो जाता है। अगला प्रश्न है 78, कोई लड़का मझगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। रेलगाड़ी 9:45 बजे मझगांव से चलती है, अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल में पहुंचती है। इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई इतनी दूरी है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल आपका यहाँ पे दिया हुआ, दूरी दी हुई है, समय आपको निकालना होगा। और समय आपका निकालना होगा कि भाई 30 जून 2019 को रेलगाड़ी यहाँ से 9:45 बजे चली है और साथ में 7:15 पे पहुँची है। तो भाई 9:45 से 7:15 के बीच का टाइम निकाल लीजिए, वो आपका टाइम आ जाता है। और साथ में फिर आपका जो है ये आपका दूरी दिया हुआ है, तो तुरंत आपको फॉर्मूला में रख देंगे। आपका आंसर नंबर 3 जो है 53 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग यानी कि आदिवासी लोग जो होते हैं कि खेती के लिए ज़मीन प्राप्त सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। यहाँ पे हो रहा है कि मतलब एक शब्द है टिन, तो आपको इस टिन का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब टिन क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो भाई अगर पता है, अगर सही आंसर आप जैसे यहाँ पे आंसर नंबर 3 है कि टिन आपको पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो आप फिर कंफ्यूज होता है इंसान, भटकता है इधर उधर। तो यहाँ पे जो टिन का जो सही आंसर है आंसर नंबर 3 है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, मतलब एक टिन आपका बीज बोने में जितनी ज़मीन लगती है उसी को एक टिन कहा जाता है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 तक हम लोगों ने कर लिया है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 3 है, अबू धाबी में आपका रेत के टीले कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 81 हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते थे कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अभी पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारणों को आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A, B, C और D, जिसमें से जो आपका C ऑप्शन है ये गलत है।
कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग चुकी हैं, ये गलत है, इसको नहीं माना जाता है। बाकी आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे वो आंसर नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है 82। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा जाता है, क्यों नहीं रखा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो आंसर नंबर 3 है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम इन वैसे ही आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी वीडियो आपके 20-25 मिनट की हो जाती है। अगर हर प्रश्न का हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक आपकी जो है 30 मिनट की जो वीडियो जो 20-25 मिनट की हो रही है वो पता चलेगा 1.5-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसीलिए मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ती हूँ, जो इसका सही जवाब होता है वो पढ़ती हूँ। ये आपको सिर्फ आंसर बताने के लिए होता है और बाकी सिर्फ यहाँ से तो काम चलेगा भी नहीं जब तक आप इसको जो है आप या तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन प्रश्नों को लीजिए या तो टेलीग्राम से लीजिए। इन प्रश्नों को आपको लेकर के खुद से इसको 4 बार 6 बार 8 बार पढ़ना पड़ेगा और जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतनी बार ये जहन में आपके बहुत अच्छे से बैठेगी। मैं बार बार कहती हूँ कि आपको 1 बार 2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि आप 1 महीने में सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, 15 दिन में सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, ये सब फर्जी बातें हैं, हवाई बातें हैं। रियल बैकग्राउंड पर ऐसा नहीं होता है, हमें पढ़ना होता है। और अगर किसी ने किया है तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रीवियस नॉलेज बहुत पक्का होगा। उसको मैथ बहुत अच्छी आती होगी, इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी, हिंदी बहुत अच्छी आती होगी। पता चलेगा कि 5 में से 3 सेक्शन उसके पहले से मजबूत थे तो उसको केवल 2 सेक्शन तैयार करने थे, तो 2 सेक्शन उसने तैयार किया, उसका काम बन गया। तो ये तब होता है। अगर आप कहें कि कोई भी इंसान 20 दिन में 25 दिन में सीटेट क्वालिफाई कर ले तो ऐसा नहीं होता है। जो है ये सब कही सुनी बातें, इन पर विश्वास ना करें। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो अब प्रश्न चल रहे हैं आपके पेडागोजी के प्रश्न चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा सच है? आपको सही ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर आपके 1 2 3 4 दिए हुए हैं, जिसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। जो है ये आपका सही आंसर है। बाकी आपके तीनों ऑप्शंस जो है गलत हैं, पूरी तरह से गलत हैं। आप इसको खुद से पढ़ेंगे तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है, तो इसलिए यहाँ पे अपनी समझ को डेवलप करना होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो आंसर नंबर 4 है कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए ऐसा किया गया है। फॉर डेवलपिंग आपका जो है लर्नर का जो लोकल इन्वायरमेंट है, उनके सभी जो इश्यूज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए इस चीज़ को किया गया है। अगला प्रश्न 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो इसके लिए आपको 6 थीम याद होनी चाहिए और एक प्रश्न थीम से आता ही आता है। आपकी ईवीएस की जो 6 थीम हैं उसमें से कौन कौन सी थीम है, ये आपको जब आप ईवीएस की बुक एनसीईआरटी की खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका जो इंडेक्स होता है शुरुआत में ही आपको ये 6 थीम मिलती हैं और वहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए में काम और खेल जो है कोई थीम नहीं है, भोजन है, आवास है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सब थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में जो सच नहीं है वो ऑप्शन नंबर 1 है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। बिल्कुल बल नहीं देता है, ये लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। अगर आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है तो आपको इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को फील करना पड़ेगा, आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, महसूस करनी पड़ेंगी, तब आप उसको समझ पाएंगे। तो ये केवल कॉपी पे पेपर पे केवल रटने से ईवीएस आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये आपका जो है गलत मतलब आपका बात गलत है, लेकिन उत्तर आपका सही है। जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संबंध में ज्ञान की रचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। मतलब ये तो ऑब्वियसली पूरी तरह से रॉन्ग है कि आप बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये जो है ये एक बात आपकी गलत है और बाकी आपकी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर
ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो ये तीनों आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये आपका जवाब यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने वाली सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? देखिए, तो दोस्तों ये इन चारों आंसर के हिसाब से, इन चारों ऑप्शंस के हिसाब से जो आपका सही आंसर है वो आपके किस्से और कहानियां हैं जो है। तो दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा 89 क्वेश्चन है, यानी कि अब 2 ही प्रश्न बचे हुए हैं आपका जो है 30 क्वेश्चन का जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आपका प्रश्न है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का जो उसका उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, आप एकदम इसको बहुत सीधे सीधे समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, और बाकी ए बी सी और तीनों सही हैं, और ये तीनों ऑप्शन नंबर 1 में आते हैं। हमारा जो फाइनल क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 90 कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका जो रीज़न है वो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, और डी के अलावा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आपके ये तीनों आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं, तीनों ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर 3 में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ईवीएस का पूरा जो प्रश्न है वो आपका हल होता है। 30 प्रश्न आपके ईवीएस के आते हैं, जिसमें आपका ईवीएस का आपका पेडागोजी का प्रश्न भी रहेगा और आपका एनसीईआरटी ईवीएस से वहाँ से प्रश्न रहेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक के प्रश्नों को आपको समझ में आया होगा, आपने प्रश्नों को पढ़े होंगे, और बाकी सारी डिटेल्स मैंने जैसे पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि मैं सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा डाल देती हूँ, आप वहाँ से आराम से लिंक तक जा सकते हैं। चैनल ज्वाइन कीजिए और ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर प्राप्त करिए, और बाकी मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ वो सब आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बात अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी और धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।